नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा के इन जिलों में आज फिर होगी झमाझम बारिश। वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार शाम से सोमवार दोपहर तक हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर आंधी बारिश की गतिविधियां देखी गई है। उत्तर भारत में सबसे अधिक बारिश हरियाणा के फरीदाबाद में 85 mm दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 80 mm और इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में 73 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से आमजन को राहत मिली है। मंगलवार को भी हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी जिलों पर मौसम प्रणाली का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस कारण पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल और NCR, दिल्ली में बारिश हो सकती है। शेष हरियाणा के एक दो स्थानों पर छिटपुट हल्की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हरियाणा सरकार का फैसला। टैब के बाद अब विद्यार्थियों को दी जाएंगी व्यावसायिक टूल किट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया की दिशा में एक बार फिर हरियाणा नई इबारत लिखने जा रहा है। स्कूली स्तर पर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कौशल की कैसे जानकारी दी जाए, कैसे उनको स्कूल से निकलते ही अपने पैरों पर खड़ा होने में व्यावसायिक मदद की जाए, इसको लेकर विभाग की ओर से कौशल आधारित टूल किट छात्रों को बांटी जा रही है। पूरे प्रदेश में 27 मई को 900 स्कूलों में 10वीं और 12वीं के करीब 50,000 छात्रों को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूली स्तर पर वोकेशनल छात्रों को ये टूल किट दी जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विभाग की ओर से स्कूल प्रिंसिपल और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विभाग की ओर से जो टूल किट छात्रों को दी जानी है उसमें वोकेशनल एजुकेशन के हेल्थ केयर, मोटर वाहन, सौंदर्य और कल्याण, कृषि, परिधान निर्माण और घरेलू फर्नीचर ट्रेड के छात्रों को ये टूल किट दी जाएगी। शिक्षा विभाग की इस पहल के पीछे मकसद है कि स्टूडेंट यानी कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ कुछ व्यावसायिक गतिविधियां सीखें ताकि उनकी कुछ आमदनी भी हो सके। विभाग की ये पहल पूरे देश के लिए अनुकरणीय रहेगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर छात्रों को टूल किट देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा में कांग्रेस को मिली मजबूती। 8 पूर्व विधायकों ने थामा पार्टी का दामन। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। 8 पूर्व विधायकों ने एक साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इनमें शारदा राठौड़, रामनिवास घोडेला, नरेश सेलवाल, परमिंदर सिंह ढूल, जिलेराम शर्मा, राकेश कंबोज, राजकुमार वाल्मीकि और सुभाष चौधरी शामिल है। LSP प्रदेश अध्यक्ष किशनलाल पांचाल ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इन नेताओं की ज्वाइनिंग के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कई दिनों से प्रयासरत थे। इनमें से 4 रामनिवास घोडेला, नरेश सेलवाल, जिलेराम शर्मा, राकेश कंबोज को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अक्टूबर 2019 को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया था, जो टिकट न मिलने के कारण पार्टी से बगावत कर गए थे। रामनिवास घोडेला हाल ही में आप में शामिल हुए थे। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में B.Ed परीक्षाओं की शेड्यूल जारी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल की B.Ed की परीक्षाएं 7 जून से प्रारंभ होने जा रही हैं। सोनीपत व पानीपत जिले के 11 स्कूलों के विद्यार्थी B.Ed की परीक्षाएं देंगे। लगभग 3000 विद्यार्थी B.Ed की परीक्षा देंगे। B.Ed की परीक्षाएं 7 जून से प्रारंभ होकर 23 जून 2022 तक चलेंगी। परीक्षाओं का आयोजन 2 सत्रों में किया जाएगा। प्रातःकालीन सत्र की बात करें तो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगा। वहीं दोपहर बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरा सत्र चलेगा। B.Ed की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ साथ रीअपीयर की परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। निकाय चुनाव अपडेट। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा 19 जून को होगी वोटिंग, 22 को आएंगे नतीजे। जानिए पूरा शेड्यूल। लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सोमवार को तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि 19 जून को चुनाव होगा। वहीं मतगणना की बात करें तो 22 जून को होगी। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के 46 नगर निकायों में से 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद शामिल में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं फरीदाबाद नगर निगम और 3 अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव बाद में होंगे, क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन का कार्य अभी जारी है। वहीं 30 मई से उम्मीदवारों का नॉमिनेशन शुरू होगा और 6 जून को स्क्रूटनी होगी। वहीं 7 को नामांकन वापस ले सकते हैं और इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होगी। पोलिंग बूथ की लिस्ट भी इसी दिन जारी की जाएगी। मतदान के लिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट। जानिए प्रचार में कितनी राशि खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी और शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों के आम चुनाव की घोषणा की है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। यदि आवश्यक हुआ तो पुनः मतदान 21 जून को करवाया जा सकता है। धनपत सिंह ने कहा कि नगर परिषद या कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा संशोधित की गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10.5
लाख रुपए निर्धारित की गई है, जो पहले 10 लाख रुपए थी। इसी तरह अध्यक्ष नगर परिषद के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जो पहले 15 लाख रुपए थी। इसी प्रकार सदस्य नगर पालिका के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2,25,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए तथा सदस्य नगर परिषद के लिए 3,30,000 रुपए से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दी गई है। धनपत सिंह ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 8वीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लड़ने के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। हरियाणा रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का होने का रास्ता बंद, जानी वजह। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारी पक्के नहीं हो सकेंगे। वित्त विभाग ने कच्चे कर्मियों के लिए नौकरी नियम बनाने का बेहद कड़ा मसौदा 22 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव को भेज दिया है। जैसे यह मसौदा अंतिम रूप लेगा, कर्मचारियों के पक्के होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कर्मचारी नियमित होने के लिए कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे। न ही कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों के पद भी सरकारी विभागों के कर्मचारियों जैसे नहीं होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा इस नियम का गठन तो छोटे कर्मचारियों को ठेकेदारी के शोषण से बचाने के लिए, कार्य में पारदर्शिता लाने, खर्चे को कम करने, EPF, ESI आदि जमा करवाने के लिए किया गया था। लेकिन नौकरी के नियम इतने कड़े बनाए जा रहे हैं कि निगम के कर्मचारियों को वेतन आयोग या फिर अन्य लाभ नहीं मिल पाएंगे। जिन पदों पर यह कर्मचारी काम करेंगे उन सभी पदों को सरकारी विभाग में खत्म करने का प्रावधान है। बाजार के नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों से काम सरकार लेगी। निगम के पदों के नाम, रोल नंबर, ड्यूटी, जिम्मेदारी आदि रेगुलर कर्मचारियों के पदों से अलग होगी। इन्हें कुशल और अर्धकुशल पदनाम ही दिए जाएंगे, जिससे समान काम समान वेतन के लिए भी मांग नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, अब धान की खेती न करने पर मिलेंगे 7,000 रुपए। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि जो किसान मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के अलावा कोई भी खरीफ फसल बोएगा, साथ ही अगर वह कुछ भी नहीं बोता है और खेती को खाली छोड़ देता है, तो भी उसे प्रति एकड़ 7,000 रुपए मिलेंगे। बस इसके लिए आपको धान की खेती छोड़नी होगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक धान की खेती से ज्यादा पानी का दोहन होता है। इसके लिए यह योजना पिछले 3 साल से शुरू की जा रही है। पिछले साल इस योजना के लाभार्थी किसानों को 2 किस्तों में राशि जारी की गई थी, लेकिन इस बार 1 किस्त में रुपए जारी होंगे। बता दें कि पैसे 15 अगस्त को ADO और HDO की देखरेख में गठित कमेटी की, जिसमें पटवारी, नंबरदार और संबंधित किसान को शामिल किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट के बाद तत्काल रुपए जारी कर दिए जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ लेने का विकल्प मिलेगा। फसल पंजीकरण पोर्टल पिछले सप्ताह से शुरू हो गया है, जो अगले 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान कोई भी किसान जो धान, कपास, मक्का, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, गवार, सोयाबीन, तिल, अरंडी, मूंगफली, खरीफ प्याज के अलावा खरीफ सब्जियों के साथ साथ चारा बोता है, उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर, शिक्षा विभाग ने किया गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। हरियाणा में भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रहे स्कूली छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। गर्मी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में 30 दिन तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियां 1 जून 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक रहेंगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र घर पर ही टैब से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। इस बार टैब में स्टूडेंट ऐप और टीचर ऐप से पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस ऐप में पूरा डाटा रहेगा कि टीचर की ओर से कितना काम करवाया गया है और छात्र ने कितना काम किया है। इससे पहले कल दिन भर सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैली थी कि शिक्षा विभाग द्वारा गर्मियों की छुट्टियां 23 मई 2022 से लेकर 30 जून तक रहेंगी, लेकिन शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने इस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया और जानकारी देते हुए बताया कि गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 23 जून तक रहेंगी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सीएम खट्टर का आया बड़ा बयान। हरियाणा की नवगठित कांग्रेस इकाई में जगह नहीं मिलने पर नाराज पार्टी नेता कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके अगले कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस मुलाकात को लेकर पहली बार खुलकर सबके सामने बात रखी है। सीएम खट्टर ने कहा कि विधायक सामान्य अपने क्षेत्र के काम के लिए आते हैं। उन्होंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात की थी। सीएम ने आगे कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने संबंधित चर्चाओं पर स्पष्ट जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि हम पुराने दोस्त हैं, हमारी मित्रता है, जब कभी वे कहेंगे तब देखेंगे। बता दें कि आदमपुर नगर पालिका क्षेत्र से आदमपुर गांव को अलग करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी।
शुरू होने जा रही है हरियाणा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मंडी। 7 राज्यों का होगा लाभ। व्यापारी और किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा में बन रही एशिया की सबसे बड़ी मंडी का पहला सेट बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ दुकानें अलॉट की जाएंगी। इस सब्जी और फल मंडी से देश के 7 राज्यों को सीधा फायदा मिलने वाला है। हरियाणा के गन्नौर में बन रही एशिया की सबसे बड़ी मंडी जल्द शुरू होने जा रही है। साल 2004 में गन्नौर की इस अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की आधारशिला तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रखी थी। इसके लिए करीब 550 एकड़ भूमि को इस मंडी के लिए अधिग्रहण किया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि ये मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट होगी। इस मंडी में फल, फूल, सब्जी एवं डेयरी उत्पाद की तमाम तरह की खरीद व बिक्री की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पहले शेड में 48 बड़ी दुकानें बनकर तैयार हो चुकी हैं और उन सभी दुकानों में लोडिंग, अनलोडिंग सहित तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए 100 गांव सिलेक्ट साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायें टेस्ट ट्यूब टेक्निक से देंगे बच्चे। पशुपालक को मिलेंगे 10,000 रुपए। हरियाणा में अब पशुपालकों की साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गाय टेस्ट ट्यूब तकनीक यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए बछड़े या बछड़ी को जन्म देगी। यही नहीं, पशुपालक को बछड़ा या बछड़ी के जन्म के बाद 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। गाय से पैदा होने वाले बछड़ा या बछड़ी पर भी पशुपालक का ही अधिकार रहेगा। इसका सारा खर्च हरियाणा पशुपालन विभाग खुद उठाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू में प्रदेश के 100 गांवों को कवर करने का फैसला लिया गया है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलने पर योजना को विस्तार दिया जाएगा। पशुपालन विभाग ने योजना के तहत 100 गांवों में उन गायों को कवर करने का निर्णय लिया है जिनका दूध समय के साथ साथ कम हो चुका है, लेकिन वे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। इसके लिए विभाग ऐसी गायों को रखने वाले पशुपालकों से संपर्क साधेगा। पशुपालक के तैयार होने पर गाय को समय आने पर टेस्ट ट्यूब तकनीक से गर्भधारण करवाया जाएगा। हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर BS लोरा का कहना है कि यदि कोई पशुपालक बाजार से गाय के लिए इस तकनीक को हासिल करता है तो पशुपालक का कम से कम खर्च 25 से 30,000 रुपए आता है, मगर पशुपालन के तैयार होने पर इस सारे खर्च को पशुपालन विभाग खुद वहन करेगा। बाद में गाय द्वारा बछड़ा या बछड़ी को जन्म देने के बाद पशु किसान को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यही नहीं, बछड़ा या बछड़ी भी पशुपालक को ही दी जाएगी। जिन गाँव में इस तकनीक को लेकर मास्टर प्लान बनाया गया है उनमें हिसार, भिवानी, नारनौल और सिरसा सहित अन्य जिलों की गायों को कवर किया जाएगा। ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म। अब RAS, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन स्किल वाली 4 सर्विस में ही होगा साक्षात्कार। राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू सिस्टम को ही खत्म किया जा रहा है। अब प्रदेश में केवल RAS, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन स्किल वाली 4 सर्विस में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी सभी सर्विसेज में इंटरव्यू नहीं होगा। इसके साथ ही इंटरव्यू का वेटेज कुल मार्क्स का अधिकतम 10% ही कर दिया गया है। दरअसल 10 मई 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से इंटरव्यू प्रोविजन हटाने का अहम निर्णय लिया गया था, जिसका अब इम्प्लीमेंट करने पर एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से उन आम बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा जिनके भर्ती परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद इंटरव्यू में वो पिछड़ जाते हैं। ज्यादातर युवाओं के मन में यह शंका रहती है कि इंटरव्यू में धांधली, सिफारिश, रसूख या फिर घूस के नाम पर अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन हो सकता है। इसी चिंता और शंका के कारण बहुत से बेरोजगार युवा निराश और हताश हो जाते हैं। अब ईमानदारी से परीक्षा देकर पास होने वालों को सर्विस मिल सकेगी। इंटरव्यू के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बाइडेन की चीन को चेतावनी, कहा ताइवान पर हमला किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। चीन बोला रक्षा के लिए हम भी तैयार। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक के दौरान कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। जो बाइडेन ने कहा कि ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का चीन का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि यह पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से इस बात का डर सताने लग गया है कि कहीं ताइवान को हथियाने के लिए चीन भी युद्ध का रास्ता न अपना ले। सरकारी नौकरी अपडेट। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने 205 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 12 जून 2022 तक कर सकते हैं आवेदन। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यानी AWS ने पोस्ट प्राइमरी टीचर सहित अन्य पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे AWS की ऑफिशियल वेबसाइट aws.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 21 मई से आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 12 जून 2022 तय की गई है। उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।